8 नवंबर 2016 रात के ठीक 8 बजे थे। भारत में ये एक आम दिन की तरह ही बीत रहा था। कोई बाजार में सामान ले रहा था, कोई घर पर खाना खा रहा था, तो कोई अगले दिन की तैयारी कर रहा था। लेकिन तभी टीवी पर एक खबर आती है, एक ऐसी खबर जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। टीवी देखते ही देखते लोगों की जेबों और तिजोरियों में रखे 500 और 1000 के नोट सिर्फ एक कागज के टुकड़े बन गए थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जो पैसा कल तक उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, वो अब किसी काम का नहीं रहा। जैसे ही ये खबर फैली, पूरे देश में खलबली सी मच गई। सड़कों पर भीड़ बढ़ गई, एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग गईं और हर किसी के मन में बस एक ही डर था, अब मेरे पैसों का क्या होगा। किसी की बेटी की शादी थी तो किसी का अपना अस्पताल में भर्ती था। अमीर हो या गरीब, उस रात हर कोई एक ही कतार में खड़ा था। लेकिन इस बड़े फैसले के पीछे की असली कहानी क्या थी? क्या आपको पता है कि इस फैसले को इतना गुप्त क्यों रखा गया था? यहाँ तक कि बड़े बड़े मंत्रियों को भी इसकी खबर नहीं थी। ये एक ऐसा सीक्रेट मिशन था जिसे बहुत ही कम लोग जानते थे। आखिर क्यों भारत सरकार ने रातों रात इतना बड़ा कदम उठाया और इसमें पाकिस्तान का वो कौन सा साजिश छिपा था जिसे खत्म करना भारत के लिए बहुत जरूरी था? अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि इतना बड़ा फैसला लेने से पहले सरकार ने क्या तैयारी की थी? क्या ये सब अचानक हुआ? सच तो ये है कि इस मिशन की तैयारी महीनों पहले से चल रही थी। पीएमओ में एक ऐसा सीक्रेट रूम बनाया गया था जहां सिर्फ 6 से 7 लोगों को ही जाने की इजाजत थी। यहाँ तक कि बड़े बड़े मंत्रियों को भी मीटिंग में अपना मोबाइल फोन ले जाने से मना कर दिया गया था। आखिर इतनी गोपनीयता क्यों? इसका असली कारण छिपा था सरहद के उस पार पाकिस्तान में। हमारी खुफिया एजेंसियों आईबी और रॉ को एक बहुत बड़ा सुराग मिला था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पाकिस्तान के कराची में स्थित सरकारी प्रेस में भारत के 500 और 1000 के नकली नोट छाप रही हैं। ये नकली नोट इतने असली थे कि कोई भी आम आदमी इन्हें पहचान नहीं सकता था। पाकिस्तान इन नोटों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रहा था। कश्मीर में पत्थरबाजी करवानी हो, सरहद पर आतंकवाद फैलाना हो या भारत की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी को अंदर से खोखला करना हो, ये सब इसी नकली पैसे के दम पर हो रहा था। भारत के बाजारों में करोड़ों रुपए के ऐसे नकली नोट पहुंच चुके थे जिन्हें सिस्टम से बाहर निकालना बहुत जरूरी था। अगर सरकार पहले से कोई इशारा देती तो ये लोग अपना काला धन ठिकाने लगा देते। इसीलिए इस मिशन को इतना गुप्त रखा गया कि किसी को संभलने का मौका ही ना मिले। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ चुने हुए अधिकारी हफ्तों तक अपने परिवार से दूर रहे। वे नए नोटों की डिजाइन तैयार कर रहे थे। एक तरफ देश सो रहा था और दूसरी तरफ एक ऐसा जाल बुना जा रहा था जो रातों रात पाकिस्तान के इन नकली नोटों को रद्दी बना देने वाला था। लेकिन जैसे ही 8 नवंबर 2016 की रात ठीक 8 बजे टीवी पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और कहते हैं कि आज रात ठीक 12 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट को बंद किया जाता है। जब ये खबर आई तो क्या हुआ? क्या वाकई सारा काला धन पकड़ा गया या फिर असली खेल तो अभी शुरू होने वाला था? अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे रहस्यमयी हिस्सा। आखिर पाकिस्तान के पास भारत के नोट छापने वाला हूबहू सांचा आया कहां से? ये कोई साधारण फोटोकॉपी नहीं थी। ये नोट इतने असली थे कि अगर आप असली और नकली नोट को साथ रखें तो बैंक का कैशियर भी धोखा खा सकता था। भारतीय खुफिया एजेंसियों की जांच में एक बेहद शॉकिंग बात सामने आई। पता चला कि भारत और पाकिस्तान दोनों देश एक ही विदेशी कंपनियों से नोट छापने वाला खास कागज और चमकती हुई स्याही यानी सिक्योरिटी इंक खरीद रहे थे। जी हाँ, यूरोप की कुछ ऐसी बड़ी कंपनियां थीं जो भारत सरकार को नोट बनाने का सामान बेचती थीं, लेकिन वही सामान चोरी छिपे पाकिस्तान के सरकारी प्रेस तक भी पहुंच रहा था। खबर ये थी कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने उन विदेशी सप्लायर्स के साथ साठगांठ कर ली थी। उन्होंने वो सीक्रेट पेपर और सुरक्षा धागा हासिल कर लिया था जो सिर्फ भारत के पास होना चाहिए था। अब सवाल था कि ये नोट भारत में आते कैसे थे। इसके लिए पाकिस्तान ने नेपाल और बांग्लादेश के रास्तों का इस्तेमाल किया। आम लोगों के जरिए छोटे छोटे पैकेटों में ये नकली पैसा भारत के बाजारों में फैलाया गया। यही वो आर्थिक हमला था जिसे रोकने के लिए दिल्ली में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। सरकार जानती थी कि अगर इन पुराने नोटों को तुरंत बंद नहीं किया गया तो देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो सकती थी। लेकिन क्या 8 नवंबर की रात को ये सब रुक गया? जब सड़कों पर लोग पुराने नोट लेकर दौड़ रहे थे, तब क्या पाकिस्तान की मशीनें भी रुक गई थीं या फिर असली मास्टरमाइंड ने कुछ और ही सोच रखा था? 9 नवंबर 2016 की सुबह जब देश जागा तो नजारा पूरी तरह बदल चुका था। भारत के इतिहास की सबसे लंबी लाइनें बैंकों के बाहर खड़ी थीं। ये लाइनें सिर्फ पैसों के लिए नहीं थीं, ये लाइनें थीं उन उम्मीदों और डर की जो हर भारतीय के दिल में समाया था।
बैंक के कर्मचारी दिन रात काम कर रहे थे। लोग पुराने नोट जमा करने और नए नोट पाने के लिए घंटों इंतजार कर रहे थे। लेकिन इस भीड़ के बीच कुछ ऐसी खबरें आईं जिन्होंने सबको चौंका दिया। जहां एक तरफ आम आदमी एक एक नोट के लिए तरस रहा था, वहीं दूसरी तरफ काले धन के कुबेरों में हड़कंप मच गया था। खबरें आने लगीं कि उत्तर प्रदेश और बिहार में नदियों में बोरियां भरकर पुराने नोट बहाए जा रहे हैं। कई शहरों में कूड़े के ढेरों में जले हुए नोटों की राख मिली। जिन लोगों ने करोड़ों रुपए दबा कर रखे थे, उनके लिए वो पैसा अब रद्दी से ज्यादा कुछ नहीं था। वे उसे बैंक ले जाने से डर रहे थे क्योंकि पकड़े जाने का खौफ था। इसी बीच टीवी पर प्रधानमंत्री ने देश से एक भावुक अपील की। उन्होंने कहा, मुझे सिर्फ 50 दिन दीजिए। अगर 30 दिसंबर के बाद मेरी कोई गलती निकल आए तो आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। फिर तो पूरा देश दो हिस्सों में बट गया था। एक तरफ वो लोग थे जो इस तकलीफ को देश की भलाई के लिए सहने को तैयार थे, और दूसरी तरफ वो लोग थे जो इस नोटबंदी के बिल्कुल खिलाफ थे। लेकिन क्या आपको पता है कि जब भारत में ये सब हो रहा था, तब सरहद पार पाकिस्तान में क्या चल रहा था? जिस नकली नोटों के खेल को पाकिस्तान सालों से खेल रहा था, वो रातों रात शून्य हो गया। कराची की वो मशीनें जो दिन रात नकली भारतीय नोट छाप रही थीं, अचानक खामोश हो गई। पर क्या ये जीत इतनी ही आसान थी? क्या 50 दिनों के बाद सच में सब कुछ ठीक हो गया, या फिर असली सच कुछ और ही निकलने वाला था? 50 दिन बीत चुके थे। 30 दिसंबर की वो आखिरी तारीख भी निकल गई। सरकार ने जो वादा किया था, क्या वो पूरा हुआ? क्या वाकई सारा काला धन सिस्टम से बाहर हो गया? जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश की तो एक ऐसा आंकड़ा सामने आया जिसने सबको चौंका दिया। सरकार को उम्मीद थी कि लाखों करोड़ रुपए का काला धन कभी बैंक वापस नहीं आएगा और वो रद्दी बन जाएगा। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक बंद किए गए 99% से ज्यादा नोट बैंकों में वापस लौट आए। इसका मतलब क्या था? क्या लोगों ने अपने काले धन को सफेद करने का कोई चोर रास्ता निकाल लिया था, या फिर जो पैसा दबाकर रखा गया था वो किसी न किसी तरह सिस्टम में वापस घुस गया? यहाँ एक इमोशनल मोड़ आया। जहां आम आदमी एक एक नोट के लिए कतार में खड़ा था, वहीं कुछ शातिर खिलाड़ियों ने गरीबों के जनधन खातों का इस्तेमाल करके अपना काला धन ठिकाने लगा दिया। लेकिन इस पूरी कहानी का एक दूसरा पहलू भी था जो बहुत पॉजिटिव था। भारत, जो सदियों से सिर्फ कैश पर चलता था, अचानक डिजिटल होने लगा। छोटे छोटे चाय वाले से लेकर बड़े शोरूम तक हर कोई मोबाइल फोन से पेमेंट लेने लगा। आज हम जो यूपीआई और ऑनलाइन पेमेंट देखते हैं, उसकी नींव इसी नोटबंदी के झटके से पड़ी थी। पाकिस्तान का वो नकली नोटों का सिंडिकेट पूरी तरह टूट गया। कराची की वो मशीनें सालों के लिए बंद हो गईं, क्योंकि नए 2000 और 500 के नोटों की नकल करना उनके लिए नामुमकिन हो गया है। भारत के इतिहास का सबसे बड़ा वित्तीय प्रयोग। किसी के लिए ये एक मास्टर स्ट्रोक था तो किसी के लिए ये एक महासंकट। लेकिन एक बात तो सच है, उस 8 नवंबर की रात ने हर भारतीय की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी थी उस साहस की, उस दर्द की और उस बदलाव की जिसे भारत कभी नहीं भूल पाएगा। नोटबंदी के सालों बाद आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो सबसे बड़ा सवाल वहीं खड़ा है, क्या नोटबंदी वाकई सफल रही? इसका जवाब काला या सफेद नहीं है, बल्कि इसके बीच का एक गहरा सच है। भ्रष्टाचार, करप्शन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ और ना ही सारा काला धन पकड़ा गया। जब 500 और 2000 के नोट आए तो शातिर लोगों ने नए 2000 के नोटों के भी ढेर जमा कर लिए। लेकिन एक चीज जो हमेशा के लिए बदल गई, वो थी हमारी आदत। भारत, जो कभी कैश का गुलाम था, वो दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट हब बन गया। आज जो आप एक क्लिक पर पैसे भेज देते हैं, उसकी शुरुआत उसी 8 नवंबर की कतारों से हुई थी। पाकिस्तान की वो साजिश जिसमें वो नकली नोटों से भारत को बर्बाद करना चाहता था, उसे गहरा धक्का लगा। नए नोटों की सुरक्षा फीचर्स इतने कड़े थे कि उन्हें कॉपी करना उनके लिए लगभग नामुमकिन हो गया है। सरहद पार से आने वाली जाली करेंसी में भारी गिरावट आई, जिससे आतंकी फंडिंग की कमर टूट गई। नोटबंदी सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं था, ये एक इमोशनल सबक था। इसने अमीर और गरीब को एक ही लाइन में खड़ा कर दिया। इसने हमें सिखाया कि वक्त आने पर पूरा देश एक बड़े बदलाव के लिए कितनी भी तकलीफ सह सकता है। कुछ लोग इसे एक बड़ा धोखा मानते हैं, तो कुछ इसे देश हित में उठाया गया सबसे साहसिक कदम। लेकिन हकीकत यही है कि उस रात ने भारत की रगों में दौड़ते पैसे का रास्ता हमेशा के लिए बदल दिया। नोटबंदी सिर्फ सरकारी फाइलों का एक आंकड़ा नहीं थी, ये करोड़ों भारतीयों की भावनाओं का एक सैलाब था। किसी ने अपनी बरसों की जमा पूंजी उस रात अपनी फटी हुई साड़ी के पल्लू से निकाली थी,
तो किसी ने अपने बीमार पिता की दवा के लिए घंटों धूप में खड़े होकर वो 2000 का गुलाबी नोट हासिल किया था। वो 50 दिन भारत के हर घर की एक अलग कहानी थी। किसी ने अपनी शादी के सपने टूटते देखे तो किसी ने देश के लिए अपनी तकलीफ को मुस्कुरा कर सह लिया। हम अक्सर बड़ी नीतियों और करोड़ों अरबों के घोटाले की बात करते हैं, लेकिन असल नोटबंदी तो उस आम आदमी ने झेली थी जिसने सिस्टम पर भरोसा किया और अपनी जेब खाली कर दी। शायद हम कभी ये ना जान पाए कि देश को इससे कितना फायदा हुआ या कितना नुकसान, लेकिन एक बात तो तय है, उस रात ने हमें ये सिखा दिया कि हम भारतीय देश के लिए किसी भी मुश्किल से लड़ने का जज्बा रखते हैं। वो दौर बीत गया, नोट बदल गए, तरीके बदल गए, पर क्या हमारी नीयत बदली? 8 नवंबर 2016 की वो रात आपके लिए कैसी थी? क्या आप भी उस लंबी कतार का हिस्सा थे, या आपके पास भी उस रात की कोई ऐसी शॉकिंग या इमोशनल कहानी है जो आप कभी नहीं भूल सकते? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कहानी जरूर बताएं। आपकी एक छोटी सी याद इस डॉक्यूमेंट्री को पूरा करेगी। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री सच्ची और अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो आज भी उस रात के रहस्यों को नहीं जानते। ऐसी ही और भी गहरी और सच्ची डॉक्यूमेंट्री के लिए हमारे चैनल बोध डॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में एक नए सच के साथ। जय हिंद।